नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार में लागू हुआ टोटल लॉकडाउन, 31 जुलाई तक लागू रहेगी पाबंदी। बिहार में कोरोना का कहर, गृह सचिव बेल्ट्रॉन विभाग, बीजेपी कार्यालय सहित कई जगह कोरोना का टूटा कहर। पटना के एनएमसीएच में डेड बॉडी को लेकर के लापरवाही जारी, अब नर्सों ने की हंगामा। आजादी के 72 साल बाद भी चचरी पुल के सहारे जाने को विवश सासाराम की जनता। और बिहार के समस्तीपुर में होती है सांपों की पूजा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर के राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लेते हुए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है, जिसके बाद बिहार में 16 से 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। सरकार ने जो फैसला लिया है, लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी, बाकी सभी सेक्टर में पहले ही की तरह लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बिहार में परिवहन सेवा पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। बिहार में कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण को लेकर के सरकार ने सुबह में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड में देखा जाए तो भारी संख्या में कोरोना के मरीज पाए गए। सीएम आवास से लेकर के डिप्टी सीएम के आवास तक कोरोना ने दस्तक दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के 75 नेता और कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर से लॉकडाउन किया है। पटना में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पटना जिला प्रशासन की नींद कोरोना संक्रमित की बढ़ रही संख्या को लेकर उड़ी हुई है। जिला प्रशासन ने फिलहाल 16 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन संक्रमण के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला पटना गृह विभाग के मुख्य अपर सचिव आमिर सुबहानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर अफसर आमिर सुबहानी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पटना के बेल्ट्रॉन भवन में भी 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से कर्मचारी में दहशत का माहौल है। लेकिन इसके बाद भी ऑफिस को सील नहीं किया गया है। सभी कर्मचारी को हर दिन ऑफिस बुलाया जा रहा है। पीएमसीएच के डॉक्टर की कोरोना से मौत हो चुकी है। पटना एम्स में इलाज के दौरान पीएमसीएच के डॉक्टर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच के एनटी विभाग के डॉक्टर एनके सिंह कुछ दिन पहले से ही कोरोना से संक्रमित हो गए थे। तो वहीं पटना डीएम ऑफिस के 14 स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डीएम ऑफिस की गोपनीय शाखा में काम करने वाले 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एनएमसीएच में 15 स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इनमें एनएमसीएच के एक एचओडी भी शामिल हैं। बिहार में कोरोना के संक्रमण का दौर लगातार भयावह होती जा रही है। बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन नेताओं को इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, उनमें संगठन के महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल हैं। बिहार में संभवतः ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सियासी गलियारे में इतनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दरअसल बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पार्टी के नेता लगातार अपने दफ्तर में मीटिंग बुला रहे थे। बीजेपी की यह बैठक पटना स्थित पार्टी कार्यालय में चल रही थी, जिसमें लगातार कई प्रकोष्ठ के नेता भाग ले रहे थे। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के वरीय नेता विधानसभावार लगातार मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जिस दौरान इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। पटना के एनएमसीएच में लापरवाही को लेकर के अब यहां की नर्सों ने ही कलई खोलकर रख दी है। एनएमसीएच में डेड बॉडी नहीं हटाए जाने से नाराज नर्सों ने हंगामा किया है। नर्सों का कहना है कि इमरजेंसी में मरीजों की मौत के बाद भी डेड बॉडी निकालकर नर्सिंग ड्यूटी रूम के पास रख दी जाती है, जिससे काम करने वाले को परेशानी होती है। नर्सों ने इस मामले को लेकर के पिछले दिनों हंगामा की थी। नर्सों के हंगामा को देखते हुए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा ने उन्हें किसी तरह समझाकर मामले को शांत कराया और यह भरोसा दिलाया कि डेड बॉडी जहां तहां नहीं रखी जाएगी। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए मोर्चर की व्यवस्था की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने एक विवादित बयान के कारण निशाने पर हैं। नेपाली सोशल मीडिया में बहुत से लोग उनके बयान का न सिर्फ मजाक बना रहे हैं, बल्कि लिख भी रहे हैं कि उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। अपने सरकारी आवास पर कवि भानुभक्त के जन्मदिन पर हुए समारोह में केपी शर्मा ओली ने यह बयान दिया है।
नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और नेपाल के बीच पहले से तनाव जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। नेपाली मीडिया के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत नकली अयोध्या खड़ा करके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अपने सरकारी आवास पर कवि भानुभक्त के जन्मदिन पर आयोजित एक समारोह में केपी ओली ने यह बयान दिया है। भारत और नेपाल के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है, ऐसे में ये बयान विवाद को और बढ़ा सकता है। ओली ने दावा किया है कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गाँव है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कमल थापा ने प्रधानमंत्री ओली के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। भारत और नेपाल में पिछले कुछ महीनों से तनाव जारी है। नेपाल ने 20 मई को अपना एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका दिखाया था। ये तीनों इलाके अभी भारत में हैं, लेकिन नेपाल दावा करता है कि ये उसका इलाका है। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ता चला गया। हालांकि इससे पहले भारत ने पिछले साल नवंबर में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद अपना नक्शा अपडेट किया था। इस नक्शे में भी ये तीनों इलाके थे। भारत का कहना है कि उसने किसी नए इलाके को नक्शे में शामिल नहीं किया है, बल्कि ये तीनों इलाके पहले से ही उसके हैं। पिछले दिनों भारतीय मीडिया की भूमिका को लेकर भी नेपाल में कड़ी नाराजगी जताई गई थी। कई भारतीय चैनलों ने प्रधानमंत्री केपी ओली और चीनी राजदूत होउ यांकी को लेकर सनसनीखेज दावे किए। कुछ चैनलों ने ये स्टोरी चलाई कि ओली को हनी ट्रैप में फंसा दिया गया है। नेपाल ने इन रिपोर्ट पर कड़ा ऐतराज जताया और अपने केबल ऑपरेटरों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण रोक दें। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि उन्होंने भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य को भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा है। नीलांबर ने कहा कि भारतीय मीडिया नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और खराब कर रहा है। हालांकि चीन की राजदूत की सक्रियता को लेकर नेपाल में भी विरोध दर्ज हुआ है। नेपाल में विपक्ष से लेकर मीडिया तक में ये सवाल उठा कि घरेलू राजनीति में किसी राजदूत की ऐसी सक्रियता ठीक नहीं है। मुलाकातों का ये दौर पिछले करीब 2.5 महीने से चल रहा है। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में ओली का अयोध्या पर आया एक और बयान विवाद को और बढ़ा सकता है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में दल के नेता आरसीपी सिंह ने आज गूगल मीट और फेसबुक लाइव के माध्यम से जदयू किसान प्रकोष्ठ से संवाद किया है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रणविजय कुमार व सुनील कुमार के साथ ही जदयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप और शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह भी मौजूद रहे। संबोधन में आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार की जमीन वही है, किसान वही है, बस 2005 के बाद नीति और नेतृत्व बदलने से किसान का कायाकल्प हो गया है। बिहार की लगभग 80% आबादी जिस कृषि पर निर्भर है, उससे कृषि विभाग का बजट 2005 में मात्र 16 करोड़ था। आज 2020-21 में वही बजट 3152 करोड़ का है। कोरोना वायरस से विश्वव्यापी संकट के बीच अटकलों का दौर खत्म करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2020 के 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस साल पहले की अपेक्षा नतीजा बेहतर रहा। सीबीएसई के 12वीं नतीजों में दिव्यांगी जैन को 600 में से 600 अंक मिले हैं। इन अंकों के साथ लखनऊ के दिव्यांशी ने इतिहास रच दिया है। दिव्यांशी को इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस सभी विषयों में पूरे नंबर मिले हैं। मेरा नाम दिव्यांशी जैन है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है नवरी ग्रेडियंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन लखनऊ। मेरे 12th में इस साल 600 आउट ऑफ 600 आए हैं। मेरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंश्योरेंस। मेरे पापा की एक शॉप है और मेरी मम्मी एक होम मेकर है। मैंने स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था और मैंने नोट्स भी बना के रखे हुए और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की थी और मैंने कभी अपने आवर्स से नहीं काउंट की थी कितनी देर पढ़ती हूँ, पर जितना पढ़ती थी उसको एक बार रिवाइज करती थी और चेक करती थी कि मुझे कितना समझ में आया है। और मैंने क्वेश्चंस बना के रखे थे कि मैं प्रिपेयर कर सकूँ कि मुझे कितना आया है। और मैं नेट से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी और बाकी सब जगहों से भी। एनसीईआरटी पे मैंने फोकस किया था और मैंने गाइड ज़्यादा नहीं ली थी। मैंने साल भर पढ़ाई की थी स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे स्कूल में साल भर टेस्ट होते थे, क्लास में भी यूनिट टेस्ट और रिविजन्स हुआ करते थे। और मेरी टीचर्स ने इस चीज़ पे जोर दिया था कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्रैमिंग से कुछ नहीं होता। क्रैमिंग से आप भूल सकते हैं। और मैंने स्लीप भी प्रॉपर्ली ली थी, जो 8 घंटे सबको लेनी चाहिए, इतनी देरी में सोती थी। गया के मानपुर संघर्ष मोर्चा के संयोजक सह भाजपा नेता राजीव कुमार कन्हैया ने भाजपा नेता रंजीत सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जिला प्रशासन का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। मौके पर राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि वजीरगंज में भाजपा नेता रंजीत सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने दिन के उजाले में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में विफल साबित हो रही है। बावजूद भी
सुशासन में एक वैसे स्वयं सेवक की हत्या हुई है जो आजीवन भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने का काम किया था और अभी तक उसके अपराध में संलिप्त अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी न होना ये सुशासन पर संशय खड़ा करता है। मित्रों, आज आप क्या कर रहे हैं? मित्रों, आज रंजीत कुमार सिंह की हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर हमने कह के आया था सकरनार समादाबाद की धरती पर कि हम इसमें चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमने कह दिया है कितने घंटे बीत जाने के बाद भी रंजीत सिंह की हत्यारों का पता नहीं पुलिस ने लगाया है। इसके विरोध में आज हम लोग मानपुर के जो वजीरगंज का जिला पुलिस मुख्यालय है मानपुर में आज हम लोग वहां पर पुतला दहन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि अविलंब रंजीत कुमार सिंह जो भाजपा नेता थे उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम जुझारू आंदोलन चलाने का काम करेंगे और लॉकडाउन को तोड़कर आंदोलन को तीव्र करने का काम करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को और सरकार को होगी। वैसे तो हर व्यक्ति का अपना सपना होता है कुछ अलग करने का, जिसे लेकर लोग प्रयास भी करते हैं। इसी क्रम में बोधगया के बसतपुर गांव के रहने वाले बिजनेसमैन नीरज कुमार ने कुछ अलग कर दिखाया है। बोधगया के युवक नीरज कुमार ने अपने जन्मदिन पर चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदारी की है। इस तरह नीरज बोधगया का पहला युवक बना जिसने चांद पर जमीन खरीदा है। क्या सोच करके मुन पर लिए हैं? एक्चुअली ये कोई रीज़न नहीं है कि क्या सोच के लिए हैं, बस एक प्लानिंग की है। थोड़ा सोचे कि कुछ अलग करने का एक मतलब जज्बा था तो उसी के चलते है जो ये प्रॉपर्टी में ऑनलाइन सर्च कर रहा था और किसी तरह से कंफर्मेशन हुआ। और इसका प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है जो कि मैं हर प्रोसेस है जो कंप्लीट करके इसे परचेस किया हूँ। कितना दिन लगा प्रोसेस करने में इसका? ये प्रोसेस एक्चुअली मैं बुकिंग किया था 29 अक्टूबर 2019 को और 4 जुलाई को ये मेरा कंफर्मेशन PDF फाइल बाय मेल आया है और इसका हार्ड कॉपी है जो बाय पोस्ट मेरे पास 1-2 मंथ के बाद आ जाएगी। कितना जमीन खरीदा वहाँ? वहाँ पे मैं 1 एकड़ जमीन लिया हूँ। 1 एकड़। तो क्या ये जो लिए हैं इस क्या मतलब कि क्या सोच कर लिए थे? आप क्या करना चाहते हैं? कुछ सोच के तो नहीं लिए हैं, बस ऐसे ही मन किया कि कुछ अलग करना है और कुछ दूसरों से हट के कुछ करने का जज्बा था तो इसलिए लिया है। और कभी चांद की तरफ देखें तो लगे कि मेरा भी कुछ है वहाँ पे। थैंक यू। नाम बता दीजिए। बिहार के समस्तीपुर में सिंगिया घाट गांव का नज़ारा है जहां हर साल पहली नागपंचमी पर सांपों की इस तरह पूजा की जाती है। गांव के लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले सभी लोग सांप पकड़ना जानते हैं और हर घर में उनकी पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंगिया घाट का यह मेला 300 साल से लगातार लगता आ रहा है। महीनों पहले सांपों के पकड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ नागपंचमी तक चलता रहा। इसी दिन लोग गले और हाथों में सांप लेकर घूमते रहते हैं। बिहार के कई इलाकों से लोग यहाँ हर साल यह मेला देखने आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से नज़ारा कुछ अलग दिखा, लेकिन सांप अब भी खूब नजर आए। पुजारी और गांव वाले का कहना है कि इन सांपों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और इन्हें पूजा के बाद नदी या जंगल में छोड़ दिया जाता है। हमारे जन्म से पूर्व से आ रहा है। 1951 ईस्वी से मंदिर यहाँ है। पहले मेरे परदादा के दादा थे, उससे पहले फिर दादा थे, उसके बाद मेरे दादाजी थे, उसके बाद हम हैं। सब समाज मिल करके हम लोग यहाँ धूमधाम से मेला को लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। नागपंचमी सभी आदमी के सहमत से मेला होता है और सभी आदमी के विचार से यह काम हो रहा है। मेला हो रहा है, मेला लगता है और लगते आ रहा है। इस बार नदी नहीं जा सके, इसलिए माता का कृपा से हम लोग पूजा सिंपल में ही किए हैं। मोतिहारी के सुगौली में लगातार हो रही बरसात के कारण सुगौली प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली तिलावे नदी में आई बाढ़ के पानी के दबाव के कारण उसके दक्षिणी किनारे का बांध टूटकर करीब 30 फीट की दूरी जा गिरा, जिससे लोग नदी का पानी तेजी से बाहर निकालकर सुगौली प्रखंड के बगही और पंजियरवा पंचायत के क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में फैल रहा है। बगही पंचायत में टूटता है और
पजियरवा पंचायत के देवदत्तवा मठ से पश्चिमी टूटता है, लेकिन यह पानी इस साल सिरखिंडी गांव के पूरब मलंग स्थान से पश्चिम टूटा हुआ है, जो बगही पंचायत में पड़ता है। लगभग 40 फीट का वहाँ नदी टूट गया है, दक्षिणी तटबंध, और वह पानी निकल करके पजियरवा पंचायत में सीधे घुस रहा है। पजियरवा पंचायत का देवदत्तवा गांव लगभग 40% 50% क्षति में है। परसौना का 60% धान डूब गया है और पजियरवा का भी लगभग 50% पजियरवा गांव से क्षति है। और यह सारी पानी पचभीड़वा होते हुए शामपुर निकलते हुए यह जाएगी। अर्थात पजियरवा पंचायत का ही मूल रूप से क्षति होता है। मात्र इधर 10 वर्षों के अंदर 2018 में ही पजियरवा पंचायत में धान की उपज सही ढंग से हुई थी, बाढ़ से बर्बादी नहीं हुई थी, नहीं तो प्रत्येक वर्ष की यही कहानी है। सासाराम के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड में नहाने के दौरान 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई है। मृतक तीनों लड़के दोस्त थे और अपनी अपनी बाइक से कैमूर पहाड़ी के ऊपर बरसात में बहने वाले मांझर कुंड झरना में नहाने गए थे, जिस दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। दीने के गायब रहे। कैसे पता चला आपको? आज खोजने गए तब पता चला कि लोग डूब के उतराइल है, उधर है, तीनों बारी बारी उतर आया। कुछ अंदेशा भी लग रहा है कि आपको? ना कुछ है, ये सब डूब के वहाँ गड्ढा था, वहीं पर लोग नहा रहा है। क्या नाम है मृतक का? उसका रोहित। उम्र कितना है? लगभग 19 साल है। आप कौन है मृतक? हम उनके मामा हैं। थाना को भेज देते हैं किसी को? हाँ। मेरा भगीना हम लोग के साथ खाना खाकर निकला और यहाँ से गया। हम लोग शाम में नहीं आया तो उसके हम लोग खोजने लगे। सब साथी संगत लग गए, कोई पता नहीं मिला। सुबह हम लोग कोई चोर गया, कोई ढेरी गया। कितने लोग गए थे कुछ पता है क्या? कोई पता नहीं है। क्या नाम है? कि उनके मित्र लोग बताया कि 3 आदमी या 5 आदमी था। तो फिर हम लोग देखें तो एक आदमी बोला कि यहाँ पे एक लाश उतराए हुए है, जो मांझर कुंड के आगे में महुआ डी जगह पड़ता है। तो फिर खोजते खोजते देखे कि 2 या 3 लाश है। तो लाश इधर है, धारा के विपरीत में उनके गाड़ी लगा हुआ है। तो अगर लाश बहता तो बह के आगे जाता, लेकिन धारा के विपरीत में लाश था। क्या अंदेशा लग रहा है क्या कुछ आपको? अब अंदेशा तो लगे रहा है सर। क्या लग रहा है आपको? कोई हम लोग के भगना के घात करके हम लोग के दहाई दुश्मन मिल के। क्या नाम है मृतक का? भीम सिंह यादव। उम्र कितना है? 20 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? जन्म के पैदाश तो करागर थाना में एक चिलिबली गांव पड़ता है, लेकिन इसके ननिहाल यहाँ हुआ, भारतीगंज वार्ड नंबर 20 सासाराम टाउन। क्या नाम पड़ेगा आपको? राजू यादव। मृतक कौन लगते हैं? भगीना है मेरा। प्रदेश में राजनेता और अधिकारी लगातार विकास की दुहाई देते हैं, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह देखकर आप समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के भी विकास के प्रति सरकार की कितनी सजगता है। सासाराम के नगर परिषद के वार्ड संख्या 35 में से 40 ऐसे घर हैं जहां पूरा मोहल्ला चचरी के पुल से गुजरने को विवश है। स्थिति यह है कि हर साल अपने खर्चे से लोग इनकी मरम्मत भी करवाते हैं। लगभग 1.5 लाख की लागत से मोहल्ले के लोगों ने इस चचरी के पुल का निर्माण कर रखा है, जिससे होकर उन लोगों की जिंदगी गुजरती है। निश्चित रूप से दिक्कत हो रहा है और कई वर्षों से दिक्कत हो रहा है और इसका एकमात्र समाधान वही डीपीआर है। जब तक ड्रेनेज का निर्माण सासाराम का सेकेंड फेज का नहीं होगा, इसका निदान संभव नहीं है। और नगर परिषद के घोटाला वगैरह में लोग लगे रह रहे हैं, ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इसका निदान वही है। डीपीआर का निर्माण होगा और तभी इस समस्या का समाधान होगा। चचरी पुल पर बहुत परेशानी है। यहाँ करीब करीब 10 फीट गड्ढा है जिसमें चचरी पुल बनाया गया है। यहाँ पे लोगों को बहुत आने में परेशानी होता है। 1 लाख रुपया लगा के कम से कम ये चचरी पुल बनाया गया है। यहाँ आने पर लोगों को बहुत परेशानी है। जब तक ड्रेनेज का निर्माण नहीं होगा, पानी का निकासी नहीं होगा और जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हमेशा परेशानी बना रहेगा। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट आने के बाद वरिष्ठ शिक्षाविद राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन विद्यालय के बच्चों को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि 12वीं के रिजल्ट में लाखों बच्चे सफलता प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही कहा कि आज का दिन छात्र और छात्राओं के उत्सव का दिन है। वह इस दिन को एंजॉय करें और आगे अपने गोल पर ध्यान देते हुए बढ़ते रहें और लगातार मेहनत करके भारत का नाम रोशन करते रहें। परमात्मा उनके जीवन में इसी तरह की सफलता देता रहे और वे आगे बढ़ते रहे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि 97% और 96% जिन बच्चों ने प्राप्त किया वे बहुत ही कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए। हम ही लोगों के परिवार के लोग हैं। कुछ लोगों को 1 नंबर कम आ गया तो इससे वे हीन नहीं हो जाते हैं। बहुत बच्चों को 95, 96, 97% नंबर आया है। वे सभी श्रेष्ठ बच्चे हैं, सभी बहुत जीवन में अच्छे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीएसई बधाई के पात्र है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में, इतनी भीषण त्रासदी में सीबीएसई ने बच्चों को भविष्य की सुरक्षा करते हुए इतना शानदार रिजल्ट प्रकाशित किया है। सीबीएसई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ पटना सेंट्रल स्कूल के प्रशासन और कृष्णा निकेतन के प्रशासन, वहां के शिक्षकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ एक और निवेदन, अभी हम लोगों ने यह भी निर्णय किया है कि अभी जो 10th का भी रिजल्ट आ रहा है उसके बाद तुरंत हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए बाहर से भी शिक्षक लोगों को बुलाया जा रहा है। साथ साथ +2 में आर्ट सेक्शन पटना सेंट्रल स्कूल में और कृष्णा निकेतन में दोनों में आर्ट सेक्शन भी शुरू किया गया है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और सभी कक्षाएं ठीक से चल रही है। इस तरह का हम लोग कर रहे हैं ताकि आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी हो, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जिस विभाग में जाना चाहें उनकी पूरी की पूरी सुविधा स्कूल प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम लोग इतना अच्छा काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो हम एक बार फिर अपने बच्चे और बच्चियों को बहुत बहुत कोटि सा आशीर्वाद, धन्यवाद देते हैं। उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।